हॉस्पिटल में जब आपको आपके बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो आपकी सुनी हुई अब तक की सबसे बेस्ट आवाज़ होती है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कि जब सोविक यहाँ पे बॉर्न हुआ था, तो किस तरह से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी गई थी और यहाँ पर किस तरह से चेकअप होते हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से प्रोसीजर होता है, क्या उनकी कॉस्ट होती है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे लास्ट वीडियो में की थी। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो पब्लिक हॉस्पिटल में हुई थी। तो यहाँ का जो पब्लिक हॉस्पिटल है, रॉयल होबार्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी। और मेरी जो पूरी जर्नी थी, जो चेकअप वगैरह था, वो सब हमने एक्चुअली पब्लिक के थ्रू ही किया था, हम प्राइवेट नहीं गए थे। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि देखिए, पब्लिक और प्राइवेट में यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि पब्लिक हॉस्पिटल में आपका और आपके बेबी का केयर जो है वो किस तरह से होता है। मेरे पास कुछ पुरानी वीडियोस की क्लिप्स थी एक्चुअली, जो मैंने पहले अपने लिए रिकॉर्ड की थी। मुझे लगा कि मुझे वो वीडियोस जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि लेबर रूम के अंदर और ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड जो है वो अलाउड होता है। तो विक्रांत भी पूरे टाइम मेरे साथ ही थे वहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, बेबी को क्लीन करके रैप कर दिया जाता है, फिर वो लोग आपको ऑपरेशन रूम से क्या करते हैं, रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो उस रिकवरी रूम में आप कुछ घंटों तक रहते हैं, या इट्स डिपेंड कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। तो वहाँ पर बेबी को अच्छे से फीड करवाया जाता है, तो शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि बच्चे को होल्ड कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि अगर आप न्यू मदर हैं तो यू डोंट नो कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है, और फिर उससे ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है। वो रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट आई एम रियली थैंकफुल टू द स्टाफ ऑफ द रॉयल होबार्ट हॉस्पिटल। वहाँ की जो मिडवाइफ्स थी ना, वो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी, एंड रियली बहुत पेशेंस था उनके अंदर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि वो लोग सोचिए दिन भर में न जाने कितने बच्चों को डिलीवर करवाती हैं, राइट? एंड स्टिल दे आर वर वेरी गुड। तो उन लोगों ने बहुत हेल्प की थी मुझे भी। हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर इंडिया से उस वक्त तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो एक दो दिन के बाद आए थे। जो मिडवाइफ्स थी उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया और बहुत अच्छे से मुझे भी बताया कि कैसे बेबी को मुझे फीड करवाना है। तो बेबी के बॉर्न होने के बाद देखिए, सबसे पहले तो वो बेबी का पूरा चेकअप करते हैं, उसका वेट भी लेते हैं, उसका हाइट भी लेते हैं, हेड का सर्कमफ्रेंसेस भी चेक करते हैं, और जो रूटीन बॉडी का चेकअप होता है ना, सारे बॉडी पार्ट्स को प्रेस करके देखना, और वो जो उनका नॉर्मल चेकअप का रूटीन होता है वो उसे पूरा करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे कि मेरे केस में क्या था ना, कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी और मुझे हाइपोथायरॉइड भी आया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सोविक का भी जो है ना ब्लड सैंपल लिया था, और वो जो सैंपल बेबी का जो लेते हैं ना, वो नीचे से लेते हैं, मतलब जो हमारा पैर होता है ना नीचे, जो उसका सोल होता है, तो एड़ी के वहाँ से उन्होंने एक्चुअली ना ब्लड सैंपल लिया था सोविक के लिए भी, उनका डायबिटीज़ चेक करने के लिए। तो ये एक चेक है जो वो वहाँ पर करते हैं। और बेबी के बर्थ के नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे सोविक 27 को इवनिंग में बॉर्न हुआ था, राइट? तो उन्होंने 28 को ही सोविक का जब चेकअप किया था, तो उस चेकअप में ना वो बच्चे के दोनों कानों को भी चेक करते हैं कि बच्चा सुन पा रहे हैं या नहीं। आई डोंट नो, वो उनका अपना प्रोसीजर है, अपना ये टेस्टिंग है कि वो किस तरह से करते हैं, बट वो दोनों चीज़ें चेक करते हैं। तो सोविक के केस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने वन डे, मतलब डे वन जब चेक किया था 28 को, तो वो एक ईयर का तो अच्छे से चेक कर पाए थे, लेकिन जो दूसरा था ना वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि सर्टन पोजीशन पे बच्चे को रहना होता है, और छोटा बच्चा तो अपनी मर्ज़ी से रिएक्ट करता है। तो इसके लिए फिर वो 29 को, यानी कि जो सेकेंड डे था, उस दिन दोबारा आए थे। और फिर दोबारा आने के बाद डॉक्टर ने फिर से ईयर का चेक किया था, तो उस दिन उनका जो था दोनों लेफ्ट और राइट ईयर्स का चेक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल्स में जो फूड मिलता है, यानी कि जो मदर को फूड दिया जाता है, वो मैंने देखा कि नॉर्मल फूड ही होता है। मतलब कि जैसे मुझे पता है कि मेरी मम्मी या मेरी मदर इन लॉ, उन लोगों का ये है कि डिलीवरी के बाद जो है ना बहुत पतला पतला सा खाना है, लिक्विड खाना है, बहुत हैवी चीज़ें नहीं खानी हैं। लेकिन क्या था, जब तक मैं हॉस्पिटल में थी 4 दिन, तो मैंने वहाँ बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया था। उन्होंने मुझे राइस भी दिए थे, ब्रेड भी दी थी, छोले भी थे उसमें मिक्स, मतलब डेफिनेटली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते थे। लेकिन जो फूड था ना, वो ऐसा नहीं था जैसे इंडिया में हम लोग मोस्टली बोलते हैं ना, एकदम पतली पतली दाल खानी है, या एकदम बहुत लाइट चीज़ें खानी है। तो हॉस्पिटल में जो था, वो जो मेरा फूड था ना, वो बिल्कुल नॉर्मल फूड था।
मैंने उन्हें बता दिया था दैट आई एम ए वेजिटेरियन, तो वो वेज फूड मुझे देते थे, लेकिन वो फूड जो था दैट इज़ बिल्कुल नॉर्मल फूड था। वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत लिक्विड डाइट पर उन्होंने मुझे रखा हो। तो जो मेरी डाइट थी हॉस्पिटल की, वो बिल्कुल नॉर्मल डाइट थी। एंड यस डेफिनेटली उसमें मसाले बहुत कम होते थे, वो बिल्कुल ना के बराबर ही समझ लीजिए, वो ज़रूर नहीं होते थे, थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर होता था। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली मैंने देखा कि ये लोग ना एनकरेज करते हैं आपको कि आप जल्दी से जल्दी ना अपना सारा काम अपने आप करें। हालांकि मेरा सिजेरियन था, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था सब लोगों से, वो ये था कि भाई आफ्टर सी सेक्शन जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो टाँके होते हैं ना, उन पर स्ट्रेस आता है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जो मिडवाइफ थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी मुझे बताया था कि जो मैक्सिमम वेट मैं कैरी कर सकती हूँ दैट इज़ माई बेबी वेट, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे और कोई भी हैवी चीज़ जो है वो नहीं उठानी है, ठीक है। लेकिन ये था कि नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे अपने आप शावर लेने के लिए खुद बोला। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, मुझे नहीं था कि ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे ही, क्योंकि मैंने ऐसा सुना नहीं था। बट येस, ये लोग इनकरेज करते हैं कि आप लोग अपना सारा काम खुद करें। इफ़ यू नीड हेल्प डेफिनेटली दे आर देयर, ठीक है। लेकिन ये था कि हाँ, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो तुम शावर ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई नो कि मैंने शावर लिया था, एंड जब तक मैं थी वहाँ पर तो एवरी डे मैंने शावर लिया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बेबी की जो केयर है ना, वो बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, विक्रांत को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है ना हमें, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट थे, हमें नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे की नैपी कैसे चेंज करनी है, बच्चे को नहलाना कैसे है, पकड़ना कैसे है, कपड़े कैसे पहनाने हैं, कैसे उसे लिटाना है, उठाना है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से। और जैसा मैंने बताया ना कि पेशेंस मैंने जो देखा वो बहुत ज़्यादा था उन लोगों में। मतलब इतने वो लोग बिजी रहते हैं एक्चुअली, वन बेबी के बाद दूसरा बेबी, फिर तीसरा बेबी, उन्हें हर जगह जाना होता है मिडवाइफ को। लेकिन उन्होंने बहुत कूल और बहुत काम होकर ना हर चीज़ हमें सिखाई और हर चीज़ हमें बताई। I'm in a towel. Just do a little bit of a. Oh, you're going to eat the towel. Or your hand. So you're never going to drop him with your fingers around. See? He's shifting. So then, yeah. Ready? Here we go. Ooh. Ooh. And just swim him around. Baby boy. Baby boy. You're alright. Nice and deep. So it doesn't need to be a long bath. Do you want to have a go? So you put your arm under there, देख लो and then this one. There we go. So दुगुना there, yeah. And then nice and deep. Pop him right in. Cheek down. देखो दवा So he's almost all the way under the water apart from his head. Hello. Hi baby. Yeah, baby. Come on. He's hungry, I He guess. is, yeah. Yeah. देखो धीरे पूरा ना डूबे ना. But he does like it. Yeah. I've seen babies scream a lot more than this. Really? Look, He does like look at it. here. Oh, that's cool. Look at He's just Papa. going. No, that's why I feed him. Just like Should I because keep it on top? They feed very well after a bath. I will. Should I keep it on towel? It's done. Oh, what? Sorry. On towel? Oh yes, here we go. I'll get you to give him to me. Yeah. So if you just bring him over here. He, Okay. he's too delicate. तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से उन्होंने बेबी को मीन सोविक को जो है वो बात करवाया था, और बहुत ही ठीक से, बहुत ही अच्छे तरीके से विक्रांत को समझाया भी कि किस तरह से बेबी को पकड़ना है, कैसे उसको अच्छे से बात करवाना है, पानी में किस तरह से होल्ड करना है। तो ये जो सारी चीज़ें उन्होंने की थी ना, वो रियली बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट था, बहुत ही अच्छा केयर था जो उन्होंने बेबी को दिया, जो उन्होंने मुझे दिया। सोविक को जो उन्होंने शावर दिलवाया था वो उन्होंने 29th को दिलवाया था। मतलब सोविक बॉर्न हुआ था 27th को इवनिंग में, तो 28th को वैसे वो इवनिंग में आने वाले थे, बट दे वर वेरी बिजी, सो इसीलिए वो 28th को नहीं करवा पाए थे। तो उन्होंने 29th को सोविक को शावर दिलवाया था। और अब मैं दिखाती हूँ कि शावर के बाद उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि बच्चे को नैपी कैसे पहनानी है,
और बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं। So nappy first, and then you want to do them nice and firmly. And flip that top bit over Okay. so his cord can sit out. Then next is his singlet. Okay. Now all singlets are going to be different, but it's good to bunch them up first, and then you can get it over his head, and then his arms can go in, and you can sort of grab through the armhole to get his hand, and then lift his little bottom up, bring it down at the back, and do these buttons up. So babies basically need one extra layer of clothing or an extra blanket compared to what we would have. Okay. And we want to keep him nice and warm. तो गाइज़ आपने देखा कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा प्रोसीजर हमें बताया, नैपी को कैसे बांधना है, कैसे बच्चे को कहाँ से लिफ्ट करना है, किस तरह से उसे कपड़े पहनाने हैं। एक्चुअली ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है और सीरियसली अगर आप पहली बार बच्चे को लेते हैं ना तो आपको नहीं समझ आता। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, आपको सीरियसली में नहीं समझ आता। आपको हर बार लगता है कि कहीं हम टाइट से प्रेस तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे को लग जाएगी, बच्चे को लग जाएगी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे भी समझाया था और बहुत ही अच्छे से विक्रांत को भी। मोस्टली चीज़ें देखिए उन्होंने विक्रांत से ही करवाई थी और विक्रांत को ही समझाई थी, बिकॉज मेरा सिजेरियन था। तो उन्होंने यही कहा था कि शुरुआत के कुछ दिन मतलब मैं थोड़ा सा कम काम करूं और विक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे का ध्यान दें, तो ये अच्छा है। जब यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं ना, तो उस टाइम पर एक बुकलेट मिलती है। तो सोविक के लिए जो मुझे उन्होंने बुकलेट दी थी वो ये वाली बुकलेट थी, इट्स अ ब्लू बुकलेट, ठीक है। तो इस बुकलेट में सोविक की सारी डिटेल्स हैं, बर्थ से लेकर के अब तक की सारी डिटेल्स हैं। एक्चुअली टाइम टू टाइम वो इसको ना अपडेट करते रहते हैं। तो इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि जब सोविक बॉर्न हुआ था, क्या हाइट थी, क्या वेट था, क्या हेड का सर्कमफ्रेंसेस था, और उन्होंने जैसे ईयर का चेक किया, जो भी मतलब उन्होंने बच्चे का चेकअप किया है वो सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन होती है। बर्थ के टाइम पर मतलब बर्थ के बाद जो है विटामिन के सोविक को दी गई थी, इसमें वो मेंशन है। हेपेटाइटिस बी का उसको टीका लगा था, वो भी इसके अंदर मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, बच्चे के बर्थ के बाद आपके जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप अपने घर आ जाते हैं, तो उसके बाद मिडवाइफ जो है वो आपको विज़िट करती है और विज़िट की ड्यूरेशन में वो ना कुछ चीज़ें चेक करती हैं। तो यहाँ पर ना बच्चे के लिए कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, जो आपको लेनी होती है। देखिए, एक आपको लेना होता है बेबी कॉट या फिर बेसिनेट, आप कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली ये होती है बच्चे के स्लीप के लिए कि यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि जो बच्चा है वो आपके साथ आपके बेड पे ना सोए, यानी कि मम्मा पापा के बीच में जैसे होता है ना कि बेबी को लिटा दिया, तो यहाँ पर होता है कि बच्चा ऐसे ना सोए, क्योंकि उनका क्या मानना है कि जैसे मान लीजिए आपने कभी ब्लैंकेट ओढ़ा तो बच्चा मान लीजिए पूरा ब्लैंकेट से कवर हो गया, वो छोटा है, वो ब्लैंकेट हटा नहीं सकता, सफोकेशन हो सकती है, कोई इशू हो सकता है। तो इसलिए ये लोग रिकमेंड करते हैं कि जो शुरुआत में जो बच्चा है उसको आप अलग सुलाएं, अच्छे से रैप करके सुलाएं और फिर उसे सुलाएं। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली जाती है वो होती है बेसिनेट या कॉट। सेकंड होती है बेबी के लिए प्रैम। तो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं तो बच्चे को गोदी में लेके ये लोग नहीं जाने देते हैं, तो इनका ये होता है कि प्रैम में आप लेके जाइए। और एक होता है कि बच्चे को आप कार में अपनी गोदी में लेकर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको कार सीट मैंडेटरी है। बिकॉज आई नो इंडिया में हम लोग गोदी में बच्चे को ले आते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बेबी को ले जाने के लिए आपको कार सीट चाहिए और कार सीट के बिना बच्चे को नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर इसेंशियल होती हैं, आपको लेनी ही पड़ती हैं बच्चे के लिए। बाकी तो आपके ऊपर है, देखिए कि आप बच्चे के लिए क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं लेना चाहते। एंड जब मिडवाइफ विजिट करती है ना, तो मिडवाइफ भी चेक करती है, आपसे पूछती है कि बच्चे का जो
स्लीपिंग एरिया है वो कौन सा है, तो वो चेक करती है जब वो आपके घर आती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मिडवाइफ की विजिट होती है ना, वो जिस दिन आप अपने घर पहुँचते हैं ना, मतलब डिस्चार्ज होकर आप हॉस्पिटल से आ जाते हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या आपकी सिजेरियन है, कोई भी डिलीवरी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप हॉस्पिटल से घर आ गए हैं तो उसके नेक्स्ट डे या फिर या तो जस्ट नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन, ठीक है, मिडवाइफ जो है आपको विजिट करती है। तो मेरे केस में ये था कि मैं 30th को डिस्चार्ज हुई थी, तो 30th को तो मिडवाइफ ने वहीं सोफिक का सारा चेकअप जो है वो कर लिया था। उसके बाद वो जो है 2 तारीख को वापस आई थी हमारे घर पर, और फिर उन्होंने सारा चेक किया था कि घर पे हम किस तरह से बेबी को रख रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछी थी कि बेबी जो है वो किस तरह से सोता है, कितनी बार सोता है, ज़्यादा उठता है या नहीं उठता है, प्रॉपर वो फीड ले रहा है या नहीं है, कितना वो फीड ले रहा है लगभग, क्योंकि फिर वो ये चेक करते हैं ना कि बच्चे को कहीं भूखा तो नहीं रहता है ना, फार्मूले वार्मूले की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो ये चेक करते हैं। और जब मिडवाइफ घर पर आती है तब भी मिडवाइफ जो है ना आपके बच्चे को पूरा चेक करती है, उसकी पूरा हाइट, उसका वेट और सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से सब चेक किया जाता है वहाँ पे जब भी मिडवाइफ आती है। तो सोवी के केस में 2nd को मिडवाइफ आई थी, उन्होंने सारा चेक किया था, और उसके बाद वापस 2 दिन के बाद फिर से मिडवाइफ आई थी और उन्होंने चेक किया था। तो एक्चुअली इनिशियल में ये कह लीजिए आप एवरी 2nd डे मिडवाइफ आती हैं और बच्चे को चेक करती हैं, और फिर उसके बाद जो है बेबी का जो चेकअप है वो होता है उसका 2nd वीक में, 4th वीक में, 6th 8th वीक में होता है, फिर होता है उसका 12 मंथ में, फिर होता है 2 ईयर्स में, और फिर होता है 4 to 5 ईयर्स में। तो यहाँ पर कुछ चेकअप तो जैसे मैंने बताया इनिशियल चेकअप सारे मिडवाइफ ने कर लिए। अगर देखिए आपका कोई कंसर्न है तो यस डेफिनेटली आप डॉक्टर विजिट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई भी कंसर्न नहीं है, आपको बेबी का सब कुछ ओके लगता है, ऑल गुड लगता है, तो मिडवाइफ से आप शेयर कर सकते हैं एंड दैट्स ऑल गुड। लेकिन अगर आपका कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली वो आपको जीपी से कॉल करने के लिए बोलते हैं, एंड देन आप जीपी से कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये जितनी भी मिडवाइफ की विजिट होती हैं या हॉस्पिटल में बेबी का जो भी चेकअप होता है, ठीक है, जो भी उसको टीके लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब आप होते हैं, वो सारा जो है फ्री कह लीजिए या आपके इंश्योरेंस में कवर होता है। तो मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि सोविक के लिए ये जो मिडवाइफ एवरी 2nd डे हमारे घर आती थी, इसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया था। ओके, हॉस्पिटल में जितना भी सोविक का चेकअप था उसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया था, एंड जो भी हमने जीपी से उसकी विज़िट की थी, 6 वीक में एक कंपलसरी विजिट होती है जीपी के लिए, तो डॉक्टर एक बार फुल बेबी को चेक करता है 6 वीक में। और मेरे केस में ये था कि बिकॉज मेरा सिजेरियन था तो मेरा भी 6 वीक में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, तो 6 वीक का जो चेकअप होता है वो मदर और बेबी दोनों का होता है डॉक्टर के साथ में। तो डॉक्टर जो है वो अच्छे से चेक करता है कि मेरे भी उन्होंने टाँके वगैरह चेक किए थे कि सब ऑल गुड है या नहीं है, एंड देन वो बेबी का भी चेकअप करते हैं। तो ये भी ऑल फ्री था, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा था, सब कुछ कवर था। सो गाइज, जिस सोविक को अभी आपने देखा था ना छोटा सा, अब वो हो गया थोड़ा सा बड़ा, तो ये है वो वाला सोविक, बड़े वाला सोविक है ना, जो होने वाला है अब 5 ईयर्स का। सो यहाँ किस तरह से बच्चे का चेकअप होता है आई होप आपने देखा होगा, और किस तरह से बच्चे की केयर होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, देखिए हम लोगों ने जो डिलीवरी की थी पब्लिक हॉस्पिटल में की थी, सारा आफ्टर केयर जो थी वो भी पब्लिक हॉस्पिटल की थी, एंड दैट वॉज रियली वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।